अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 समझा जाता है, जिसकी टोटल रेंज 390 से 400 किलोमीटर के दरमियान है। अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से और अपनी स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से ये अमेरिकन पैट्रियोट सिस्टम से भी बेहतर समझा जाता है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के पास भी S-400 सिस्टम ऑपरेशनल मौजूद है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि S-400 से भी ज़्यादा बेहतर सिस्टम नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद है। यानी कि नॉर्थ कोरिया रिसेंटली अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सामने लेकर आया। नॉर्थ कोरिया का ये दावा है कि इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। यानी कि S-400 जो रशिया यूज़ करता है, रशिया बनाता है, और तुर्किया यूज़ करता है, फिर इंडिया यूज़ करता है। बहरहाल एयर डिफेंस सिस्टम प्रैक्टिकली उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ा खतरा होते हैं फाइटर जेट्स के लिए और इवन स्टेल्थ फाइटर्स के लिए भी। तो रशिया के पास जो S-400 है वो 400 किलोमीटर की रेंज रखता है। नॉर्थ कोरिया दावा करता है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये 600 किलोमीटर की रेंज रखता है, और कुछ दफाई माहिरीन के मुताबिक ये S-400 की ही एक कॉपी है। लेकिन यहाँ हम ज़रा इसका एनालिसिस करेंगे 600 किलोमीटर की रेंज का ये जो दावा किया गया है इसमें कितनी की सच्चाई है। सबसे पहले तो अगर आप नॉर्थ कोरिया को देखें तो ये बेसिकली एक ही मुल्क होता था। 8 AD के आसपास एक कोरिया होता था। बाद में जापान ने इस पर कब्ज़ा किया 1940s के इरा में। फिर जापान पर अमेरिका ने हमला कर दिया, यानी कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब उन पर गिराए, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, और उसके बाद कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और उसके बाद 1950 में यानी कि 1951 से 1953 तक ये 2-3 साल जंग चली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान। तब से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं। नॉर्थ कोरिया पर ज़्यादा असर था सोवियत्स का, यानी कि सोवियत यूनियन का, और उसके बाद चाइना भी इनका बहुत बड़ा इत्तेहादी है। जबकि जो साउथ कोरिया है ये ज़्यादातर अमेरिकन साइड की तरफ टिल्ट था। कोरिया पर बहुत सी सैंक्शंस भी लगी। 2006 में बाकायदा पूरी तरीके से इसका बाइकआउट कर दिया गया। 2006 से लेकर अब तक नॉर्थ कोरिया दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ कानूनी तौर पर तिजारत नहीं कर सकता। अमेरिका की तरफ से और भी बहुत सी सैंक्शंस है। नॉर्थ कोरिया जो भी सामान लेता है, जो कुछ भी करता है, वो या तो उसे ब्लैक मार्केट से करना पड़ता है या बैक चैनल्स के थ्रू रशिया या चाइना उनकी मदद कर देते हैं। इस वक्त नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे बड़ा जो उनका मसला है वो उनकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो होंगे तो बाकी चीज़ें होंगी। नॉर्थ कोरिया के लिए अपने वजूद को बरकरार रखना इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को इस वक्त चारों तरफ से घेरा जाता है। यानी कि अगर आप साउथ कोरिया को देखें, वो नॉर्थ कोरिया का दुश्मन है, अमेरिका का इत्तेहादी है। अमेरिका की अपनी बहरी बेड़े इस पूरे समुद्र में ओवरऑल से पैसिफिक ओशन कह दिया जाता है, तो उसमें मौजूद होते हैं। उसके अलावा जापान भी नॉर्थ कोरिया का दुश्मन है और अमेरिका का इत्तेहादी है। ये जो 600 किलोमीटर की रेंज का दावा है, बहरहाल ये अगर मान के चला जाए कि 600 किलोमीटर रेंज है इस एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये बहरुकाहिल के ऊपर उड़ने वाले अमेरिकी P-8 और दूसरे साउथ कोरियन और जापानीज F-15s और अमेरिकन F-35s के लिए फिर बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि इतनी बड़ी मैसिव रेंज के साथ अगर देखा जाए तो ये एयर डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया को कवर करता है, बल्कि ये अपने दुश्मन मुल्क साउथ कोरिया के पूरे टेरिटरी को भी कवर करता है। लेकिन यह सिक्के का दूसरा रुख ये भी है कि नॉर्थ कोरिया अक्सर औकात अपने वेपन्स को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उनकी पहली प्रायोरिटी ही अपने दुश्मन को ज़रा डरा के रखना और अपने मुल्क की एग्जिस्टेंस को बहाल रखना है। जुलाई में रिसेंटली जब नॉर्थ कोरिया ने वॉर विक्ट्री के हवाले से परेड्स की, उन्होंने कुछ ड्रोन्स दिखाए, और ये ड्रोन्स अमेरिकन MQ-9 ड्रोन जैसा और एक RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन जैसे थे, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस ड्रोन समझे जाते हैं अमेरिका के। उनकी कॉपीज तक नॉर्थ कोरिया ने बनाई हुई हैं। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसी के कुछ रेप्लिकास को इससे पहले होने वाली साल पहले जो इनकी परेड्स हुई थी वहां भी देखा गया था। इसके मिसाइल को देखा जाए तो ये 2 स्टेज रॉकेट मोटर के साथ आता है, जिससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी। बट 600 किलोमीटर रेंज होना ये कोई असल या ऑथेंटिक बात नहीं लगती। बहरहाल इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि 350 किलोमीटर से तो ज़्यादा इनकी रेंज होगी, और ये रेंज भी कोई छोटी मोटी आम रेंज नहीं है। ये बहुत ज़्यादा खतरा हो सकती है अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद जहाज़ों के लिए। और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया जैसा कि F-15s यूज़ करता है, अमेरिका के P-8 एयरक्राफ्ट इन इलाकों में बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। जो P-8 एयरक्राफ्ट हैं ये बुनियादी तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लड़ने के भी काम आते हैं। उसके अलावा ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज रिकॉनिसेंस और जासूसी के लिए बहुत आम होते हैं। इन पर ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि ये बहुत दूर और लंबे डिस्टेंस तक मैपिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा इंटेलिजेंस का काम भी सरंजाम दे सकते हैं। और यहाँ दोस्तों मैं ऐड करूँगा कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर जो मैंने वीडियो बनाई थी नॉर्थ कोरियन न्यू वेपन्स के बारे में। यहाँ दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा ब्रेक लाना चाहूँगा। एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ कि ये चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड हमने बुनियादी तौर पर तारीख से रिलेटेड हिस्ट्री
और उसके अलावा जियो पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए बनाया है और इसमें बहुत से डिफरेंट आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर बेहतर लगे वीडियोस तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नॉर्थ कोरिया में 27 जुलाई को विक्ट्री परेड होती है, जैसे पाकिस्तान में यौम दिफा होता है, इंडिया में रिपब्लिक डे होता है। इसी तरह 1950 से 1953 तक तकरीबन 3.5 से 4 साल तक ये कोरियन वॉर चली थी। हम यही समझते हैं कि अमेरिका, रूस की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ इंडियंस के नज़दीक भारतीय सेना बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, कुछ लोगों के नज़दीक पाकिस्तानी फौज बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन नॉर्थ कोरियन आर्मी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने रिमार्क्स दिए। अब यहाँ गौर से अगर आप इन तस्वीर को देखें तो यहाँ हवासोंग 17 और हवासोंग 18 जैसे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपको नजर आएंगे। इनकी रेंजेस एटलीस्ट 6,000 किलोमीटर से ज्यादा है और नॉर्थ कोरिया ने ये इसलिए डेवलप किए थे ताकि अमेरिका पर स्ट्राइक्स की जा सकें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के मशरकी साइड पर अगर देखा जाए तो अमेरिका आ जाता है। उसके अलावा मशहूर जमाना अमेरिकी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन, उसका रेप्लिका या उसकी कॉपी तक नॉर्थ कोरिया ने बना डाली है। अब MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की हुई हैं, मिडिल ईस्ट जिसे हम मशरक वस्ता कहते हैं वहाँ बहुत सी स्ट्राइक्स की हुई हैं और बहुत मशहूर ड्रोन है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज इस जैसा ड्रोन लेने की ख्वाहिशमंद रहती हैं, लेकिन उसकी ये कॉपी, उसका रेप्लिका तैयार किया है नॉर्थ कोरिया ने। दूसरी तरफ RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन का भी हमें यहाँ एक रेप्लिका या कॉपी ड्रोन नजर आता है। RQ-4 बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला ड्रोन है, तो जल्दी सरफेस टू एयर मिसाइल में या दुश्मन के रडार्स में भी नहीं आता। अब यहाँ जो ताकत का एक मुजाहरा किया गया है, सीधी सीधी चीज़ साउथ कोरिया को, अमेरिका को एक वाज़े इंडिकेशन प्रोवाइड करना है कि हम हर लिहाज से आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ एक चीज़ याद रखें कि चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया के एलाइज समझे जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू थोड़ी बहुत मदद भी करते हैं, लेकिन वाज़े मदद ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2006 में जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल UN किया, उसने सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई नॉर्थ कोरिया पर, तब मजबूरन रशिया और चाइना को भी वोट करना पड़ा था नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। यहाँ व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी, उसका बयान है कि रशिया नए हथियार चाहता है नॉर्थ कोरिया से। अब आप हैरान होंगे कि रशिया इतना बड़ा मुल्क और वो नॉर्थ कोरिया से हथियार मांग रहा है, तो जंग में बहुत कुछ होता है। इस वक्त हथियारों की जरूरत नहीं है, हथियारों में जो असला या एमुनिशन लगता है, बारूदी मवाद चाहिए होता है, रूस को उसकी जरूरत है और रशिया उसके लिए बहुत सी कंट्रीज से इस तरह की एमुनिशन मांग रहा है। और इससे पहले आर्टिलरी शेल्स यानी कि आर्टिलरी या तोप के जो गोले हैं वो नॉर्थ कोरिया ने प्रोवाइड किए भी हैं रूस को। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।